Hello everyone, welcome to my channel Study Academia. So today we are going to know about Buddhism. आज हम लोग बुद्धिज्म के बारे में पढ़ेंगे. If you are new to my channel, please subscribe my channel and press the bell icon for more updates. So today's topic which we are going to cover today are causes of origin of Buddhism, early Buddhist literatures and the Tripitaka. एंड इसके बाद का जो टॉपिक्स होगा वो नेक्स्ट वाले वीडियो में होगा. एंड वन मोर थिंग, माई एंशियंट हिस्ट्री प्लेलिस्ट इज इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स. प्लीज़ विजिट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर मोर अदर एंशियंट हिस्ट्री टॉपिक्स. एंड आई हैव अ टेलीग्राम चैनल where I provide PDFs of different books. You can join my Telegram channel and the link is in my description box. So let's start today's lesson. Buddhism. 6th century BC was a period of great religious upheaval. 6th century BC जो था वो एक great religious upheaval था. मतलब 6th century में एक great religious arrived हुआ था. India witnessed the growth of two great alternative religions, Buddhism and Jainism. इंडिया में दो ग्रेट अल्टरनेटिव रिलीजियंस का ग्रोथ हुआ था इन 6th century BC. वो थे बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. दिस रिलीजियंस emphasize that true happiness doesn't lie in material prosperity or performance of rituals, but in non-violence, charity, fragility and good social conduct. तो ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो थे, according to them, true happiness is in non-violence, charity, fragility and good social conduct. उनके हिसाब से अहिंसा, चैरिटी, फ्रेजिलिटी एंड गुड सोशल कंडक्ट में ही ट्रू हैप्पीनेस. एंड ये बुद्धिज्म एंड जैनिज्म जो थे, ये जो रिलीजियन हिंदुइज्म से बहुत ही डिफरेंट तरह के थे. गौतम बुद्ध वॉज अ ग्रेट टीचर. हियर इज अ ब्यूटिफुल सेइंग बाय हिम. Your purpose in life is to find your purpose and give your whole heart and soul to it. ये एक ब्यूटीफुल लाइन है गौतम बुद्धा के. Now, continuing this lesson, the causes of origin, the Kshatriya reaction against domination of the Brahmanas. तो बुद्धिज्म क्यों ग्रो किया, इसके कुछ कारण हैं, इसके कुछ कॉजेज है, जैसे कि द क्षत्रियस रिएक्शन अगेंस्ट डोमिनेशन ऑफ द ब्राह्मणास. तो हम लोग देखें कि वैदिक पीरियड में 4 वर्णास डिवाइड हो चुके थे, जिससे जो हायरार्की ऑर्डर में थे एंड उसका सबसे फर्स्ट जो रैंक था वो ब्राह्मणस के थे एंड सेकेंड रैंक जो था वो क्षत्रियस के थे. एंड क्षत्रियस उनका जो ये सेकेंड रैंक ये वो नहीं मान सकते थे. क्षत्रियस जो थे वही इस सोसाइटी के बहुत पावरफुल पीपल थे, तो उनका सेकेंड रैंक होना वो नहीं मान पा रहे थे. द पोस्ट वैदिक सोसाइटी वॉज क्लियरली डिवाइडेड इंटू 4 वर्णास. वैदिक सोसाइटी के बाद भी ये 4 वर्णास के जो सिस्टम था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, ये कंटिन्यू किया. एंड क्षत्रियस वेर रैंक्ड सेकेंड इन द वर्ण हायरार्की. क्षत्रियस जो थे वो वर्ण हायरार्की में सेकेंड पोजीशन पे थे, जो ये लोग नहीं मान सकते थे. They reacted strongly against the ritualistic domination of the Brahmanas and various privileges enjoyed by the priestly class, such as receiving gifts and exemption from taxation and punishment. तो ये लोग स्ट्रांगली अगेंस्ट जा चुके थे ब्राह्मणास के, क्योंकि ब्राह्मणास जो थे वो डोमिनेट करने लगे थे इस एज में सोसाइटी में. वो बहुत सारे गिफ्ट रिसीव करने लगे थे एंड टैक्सेशन एंड पनिशमेंट से उन लोगों को कुछ छाड़ भी दिया जाता था. तो इसके कारण जो क्षत्रिय पीपल थे वो ब्राह्मणस के ऊपर एक हेटफुल सिचुएशन तैयार हो गया था. बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट फ्रिक्वेंटली रिजेक्ट द ब्राह्मणिकल क्लेम टू इनेट सुपीरियरिटी एंड रिवर्स द ब्राह्मणिकल ऑर्डर ऑफ रैंक, thus placing क्षत्रियस देन द ब्राह्मणास, क्षत्रियस हायर देन द ब्राह्मणास. बुद्धिस्ट पाली टेक्स्ट में ये बार बार देखा गया कि ब्राह्मणिकल जो क्लेम्स थे उसका जो सुपीरियरिटी था वो इन टेक्स्ट में नीचा दिखाया गया. एंड इन ऑर्डर ऑफ रैंक
क्षत्रियस को ब्राह्मणस के ऊपर रखा गया था। नेक्स्ट कॉज इज राइज ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी विच डिमांडेड एनिमल हस्बेंड्री। इस टाइम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, इसलिए एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी राइज होता गया एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए या कल्टीवेट करने के लिए एनिमल हस्बेंड्री भी चाहिए, क्योंकि एनिमल्स जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होते थे उनके रखने के लिए एक एनिमल हस्बेंड्री भी ज़रूरी हो गया था। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी शिफ्टेड फ्रॉम हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी टू ईस्टर्न यूपी एंड बिहार विच हैड मोर रेनफॉल एंड मोर फर्टाइल लैंड। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी जो हरियाणा एंड वेस्टर्न यूपी में किया जाता था पहले, वो ईस्टर्न यूपी एंड बिहार में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि ईस्टर्न यूपी एंड बिहार जो था वो उसमें उस एरिया में ज़्यादा रेनफॉल एंड उनका जो लैंड था, इस एरिया का जो लैंड था वो बहुत ही फर्टाइल लैंड था, इसलिए इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी जो थे वो शिफ्ट कर गए थे। The agricultural economy based on iron plowshare required the use of bullocks and thus could only flourish with animal husbandry. एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो थे वो मेनली आयरन लोहे के बने हुए जो प्लाउशेयर थे उसमें बेस्ड था, इसलिए एंड वो प्लाव को चलाने के लिए बुलॉक्स की ज़रूरत पड़ता था, तो इसलिए अगर एग्रीकल्चर को फ्लरिश करना हो तो बुलॉक्स के रहने के लिए एक एनिमल हस्बेंड्री का ज़रूरत पड़ा। फॉर स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द न्यू एग्रीग्रियन इकोनॉमी दिस स्लॉटरिंग ऑफ एनिमल हैड टू बी स्टॉप्ड। अगर एग्रीकल्चर इकोनॉमी को ज़्यादा बढ़ाना हो और इसको स्टेबलाइज करना हो तो जो वैदिक एरा में जो पीपल करते थे कि एनिमल्स को सेक्रीफाइस करते थे वो दैट शुड बी स्टॉप्ड। नेक्स्ट रीजन इज पैट्रोनाइजिंग ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बाय वैश्यास एंड अदर मर्सेंटाइल ग्रुप्स हु वांटेड बेटर सोशल स्टेटस एंड अ रेन ऑफ पीस। एंड एक और कारण था जिसके कारण जो मर्सेंटाइल ग्रुप्स थे या मर्चेंट्स थे उनको एक बेटर सोशल स्टेटस एंड अ पीस्ड लाइफ के लिए वो लोग बुद्धिज्म एंड जैनिज्म को फॉलो करने लगे थे। मोर देन 60 टाउन्स एंड सिटीज सच एज पाटलिपुत्र, राजगृह, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी एंड उज्जैनी डेवलप्ड बिटवीन 600 to 300 BC। तो 60 से भी ज़्यादा टाउन्स एंड सिटीज सच एज पाटलिपुत्र, राजगृह, श्रावस्ती, वाराणसी, वैशाली, चंपा, कौशाम्बी एंड उज्जैनी डेवलप किया था 60 to 300 BC में। ये महाजनपद के टाइम से स्टार्ट हुआ था एंड 300 BC तक ये 60 टाउन्स जो थे ये डेवलप किया था। द इकोनॉमिक प्रोग्रेस हैड लेड टू द राइज ऑफ वैश्यास एंड अदर मर्सेंटाइल ग्रुप्स who wanted better social position than what the brahmanas gave them। तो ये जो मर्चेंट्स थे एंड इनका जो इकोनॉमिक स्टेटस था वो धीरे धीरे राइज करने लगा, तो जिसके कारण उन लोगों को एक बेटर सोशल पोजीशन चाहिए था जो ब्राह्मणास उनको नहीं दे पाए, क्योंकि ब्राह्मणास ने वैश्यास को एक लोअर रैंक में उनको प्लेस किया था, जिसके कारण उन लोगों को बेटर सोशल पोजीशन नहीं मिल पाया। मर्चेंट्स क्या किए, वो लोग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को अपनाया एंड बुद्धिज़्म में क्या होता है वो लोग वैदिक जो ये 4 वर्णस थे उनको ये लोग नहीं मानते थे, इसलिए ये ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो थे ये बुद्धिज़्म को पैट्रोनाइज किया। सिंस बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म डिड नॉट अटैच एनी इम्पोर्टेंस टू द existing varna system, preferred to patronize non-Vedic religions like Buddhism and Jainism। तो जो मैंने अभी बताया कि वो लोग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को इसलिए चूज़ किया क्योंकि बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म वो लोग वर्ण सिस्टम को इम्पोर्टेंस नहीं देते थे, इसलिए ये मर्चेंट्स जो थे ये धीरे धीरे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को पेट्रोनाइज किया। Both Buddhism and Jainism preached the gospel of non-violence, which could put an end to wars between different kingdoms and consequently promote further trade and commerce, which was beneficial for this economic class। अगर ये लोग बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को पेट्रोनाइज किए तो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का जो मोटिव था वो था नॉन वायलेंस, जिसके कारण
जो किंग्स के बीच जो वॉर था वो ख़त्म होगा एंड एज अ रिजल्ट किंगडम्स के बीच ट्रेड एंड कॉमर्स का प्रमोट ज़्यादा होगा, ट्रेड एंड कॉमर्स ज़्यादा होगा, फ्लरिश करेगा, जो ट्रेडर्स और मर्चेंट्स ग्रुप के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगा। Ready acceptance of simple, ascetic, peace-centered principles of Buddhism and Jainism by general folk। बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का जो प्रिंसिपल्स थे वो बहुत ही सिंपल, एस्थेटिक, पीस सेंटर्ड प्रिंसिपल्स थे, जिसके कारण जो कॉमन पीपल थे वो इजीली ये इन दो रिलीजन को एक्सेप्ट करने लगे थे। द इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, मनी एंड अर्बनाइजेशन हैड एन इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी एज वेल। Due to these changes, traditional equality and brotherhood gave way to inequality and social conflict। एग्रीकल्चर में इम्प्रूवमेंट होने के कारण एंड ट्रेड बढ़ गया, जिसके कारण बहुत सारे पैसा और मनी आने लगा एंड अर्बनाइजेशन भी होने लगा। तो उस टाइम का जो इकोनॉमिक कंडीशन था वो राइज किया एंड जिसके कारण जो ट्रेडिशनल इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड था वो धीरे धीरे ग्रो करने लगा एंड पहले वाला वैदिक एरा में जो था इनइक्वालिटी एंड सोशल कॉन्फ्लिक्ट वो धीरे धीरे वैनिश होता गया। पीपल वांटेड सम काइंड ऑफ रिप्राइव फ्रॉम द इंक्रीजिंग सोशल प्रॉब्लम लाइक वायलेंस, क्रुएल्टी, थेफ्ट, हेट्रेड एंड फॉल्सहुड। एंड जो कॉमन पीपल थे वो लोग काफ़ी परेशान हो चुके थे, वायलेंस, क्रुएल्टी, थेफ्ट एंड हेट्रेड, फॉल्सहुड, इन सब चीज़ों से वो बहुत ही परेशान हो चुके थे। तो इसके कारण भी वो लोग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को अपनाया, क्योंकि वो लोग एक पीसफुल वे में रहना चाहते थे एंड जो सोशल जो कुछ प्रॉब्लम्स थे उसको वो लोग और टॉलरेट नहीं कर सकते थे। ये भी एक रीज़न है जिसके कारण ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को अपनाए थे। तो ये कुछ कारण है जिसके कारण ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो थे वो लोग बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को पेट्रोनाइज करना स्टार्ट किए थे। नाउ सम अर्ली बुद्धिस्ट लिटरेचर। बुद्धिस्ट लिटरेचर आर मेनली of two kinds, canonical text and non-canonical text. Texts that are directly linked to Gautam Buddha in one way or another. Those are called canonical texts. However, differences exist among various Buddhist schools as to which texts are canonical. These are basic tenets and principles of Buddhism such as three Pitakas, also known as the Pali Canon. Canonical texts जो थे वो डायरेक्टली गौतम बुद्धा के ऊपर ही बेस्ड थे। ये कैनोनिकल टेक्स्ट में क्या होता था, ये बेसिक टेनेंट्स एंड प्रिंसिपल्स ऑफ बुद्धिज़्म जो थे ये इसमें लिखा जाता था। सच एज थ्री पिटकास नोन एज द पाली कैनन। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है कैनोनिकल टेक्स्ट का वो है त्रिपिटका। नेक्स्ट इज नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट दैट आर not the sayings of Buddhas but commentaries and observations on canonical text. Non-canonical text क्या है? ये commentaries and observations on canonical text है। इसमें canonical text के ऊपर जो commentaries and observations किया गया है उसके ऊपर और उसके बेस पे ये non-canonical text बनाया गया था। टेक्स्ट में बुद्धास के जो sayings है, डायलॉग्स है, स्पीच है वो इसमें नहीं है। And treatise on the dharma or dharmapada, historical information, quotes, definitions, grammars and other writings in Pali, Tibetan, Chinese and East Asian and other East Asian languages। एंड इसमें और क्या क्या चीज़ है, धर्मा है, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन है, कोट्स है, डेफिनेशंस है, ग्रामर है एंड अदर कुछ जो राइटिंग्स है पाली में, टिबेटियन लैंग्वेज में, चाइनीज़ में एंड अदर ईस्ट एशियन लैंग्वेज में जो इंफॉर्मेशंस है और राइटिंग्स है वो सब इस नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में है। सम इम्पॉर्टेंट नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट्स आर मिलिंद पान्हो। ये मिलिंद पान्हो ये एक नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट है विच इज़ रिटन इन पाली। ये पाली भाषा में लिखा गया है। It consists of a dialogue on various philosophical issues between Indo-Greek king Milinder and the monk Nagasena। तो ये मिलिंद पान्हो जो है ये कन्वर्सेशन है बिटवीन मियंदर एंड द मॉन्क नागासेना। नागासेना के बीच एंड मियंदर के बीच जो कन्वर्सेशन और डायलॉग्स है वो मिलिंद पान्हो में लिखा गया है। विशुद्धि मग्घ द पाथ टू प्योरिटी रिटन बाय बुद्ध घोषा।
विशुद्धिमग्ग जो है ये पाथ टू प्योरिटी है इसका मीनिंग, एंड ये लिखा गया है बुद्धघोष के द्वारा। इस डील्स विद डेवलपमेंट फ्रॉम प्योरिटी ऑफ डिसिप्लिन टू निबन्ना और एनलाइटनमेंट। वो एक डिसिप्लिन का प्योरिटी से लेके एनलाइटनमेंट और एनलाइटनमेंट का जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो इसमें लिखा गया है, जिसके कारण इसका नाम है द पाथ टू प्योरिटी। निधना कथा, फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा। निधना कथा ये बुद्धा का फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी जो है ये निधना कथा में लिखा गया है। दीपवंशा एंड महावंशा ये पाली में लिखा गया है, एंड बोथ कंटेन्स हिस्टोरिकल कम मिथिकल अकाउंट ऑफ बुद्धास लाइफ। एंड इसमें हिस्टोरिकल एंड मिथिकल जो कुछ स्टोरीज है बुद्धा के वो इसमें लिखा गया है, एंड बुद्धिस्ट काउंसिल्स एंड अराइवल ऑफ बुद्धिज्म इन श्रीलंका, ये कुछ चीज़ें हैं ये दीपवंशा एंड महावंशा में लिखा गया है। महावत्सु रिटन इन मिक्स्ड संस्कृत एंड प्राकृत। महावत्सु जो है ये संस्कृत एंड प्राकृत दोनों लैंग्वेज को मिक्स्ड करके लिखा गया है। इट लेज डाउन द सेक्रेड बायोग्राफी एंड हैजियोग्राफी ऑफ द बुद्धा। ये बुद्धा का एक सेक्रेड बायोग्राफी है महावत्सु बुद्धा का एक सेक्रेड बायोग्राफी है। नेत्तिपाकारना द बुक ऑफ गाइडेंस। नेत्तिपाकारना जो है ये बुक ऑफ गाइडेंस, ये गाइडेंस का बुक है, विच गिव्स अ कनेक्टेड अकाउंट ऑफ बुद्धास टीचिंग। यहाँ पे बुद्धास के जो टीचिंग्स है वो यहाँ पे लिखा गया है। त्रिपिटका जो संस्कृत में है उसका मीनिंग है 3 बास्केट्स और कलेक्शन। इसमें 3 पिटकास का कलेक्शन है। जो 3 पिटकास है वो है सुत्ता पिटका, विनया पिटका एंड अभिधम्मा पिटका। इनका जो कलेक्शन को एक साथ त्रिपिटका कहते हैं। तो इसमें बुद्धा के टीचिंग्स जो थे वो सब उसका कंपाइलेशन है यहाँ पे। एंड ये त्रिपिटका जो लिखा गया था वो मेनली लॉन्ग नैरो लिप्स पर लिखा गया था। द बुद्धिस्ट मॉन्क्स transcribed and categorized the Buddha's teachings in 3 baskets, which is how the name 3 baskets originated. बुद्धिस्ट मॉन्क्स जो थे वो बुद्धा के टीचिंग्स को 3 अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिए थे, जिसके कारण ये 3 baskets नेम ओरिजिनेट किए। त्रिपिटका एज पार्ट ऑफ देयर कोर स्क्रिप्चर्स कंप्राइजेस 3 बुक्स। त्रिपिटका के अंदर 3 बुक्स है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि पहला है सुत्ता पिटका मीन्स कन्विक्शनल टीचिंग्स, एंड विनया पिटका मीन्स डिसिप्लिनरी कोड, एंड द लास्ट वन इज अभिधम्मा पिटका जिसमें मोरल साइकोलॉजी ये सब है। इसके बारे में अब हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे। द फर्स्ट इज द सुत्ता पिटका इज द बास्केट ऑफ डिस्कोर्सेस। सुत्ता पिटका में बुद्धा के जो स्पीचेस थे वो मेनली इस सुत्ता पिटका में है। दिस कंटेन्स बुद्धास डिस्कोर्सेस ऑन वेरियस डॉक्ट्रिनल इश्यूज। इसमें इन डायलॉग फॉर्म, इसमें बुद्धा के जो सेइंग्स और स्पीचेस है ये सब डायलॉग फॉर्म में इस सुत्ता पिटका में है। दिस टेक्स्ट आर ऑल्सो नोन एज बुद्धवकना। इस टेक्स्ट का एक और भी नाम है बुद्धवनका और द वर्ल्ड ऑफ द Buddha. It refers the texts that are supposed to contain what the Buddha himself said. तो इसमें मेनली क्या है, बुद्धा जो पर्सनली उनके जो डायलॉग्स है, उनके जो सेइंग्स है ये सब इसमें इंक्लूडेड है। With the exception of few sutras, the authority of this text is accepted by all Buddhist schools. ये सुत्ता पिटका जो है इसको ऑल बुद्धिस्ट स्कूल्स जो थे, जो बाद में डिवाइड हो गए थे, वो उन सब स्कूल्स ने इस सुत्ता पिटका को एक्सेप्ट किया। दिस डिस्कोर्सेस वेर अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द मैनर इन विच दे वेर डिलीवर्ड। एंड इस टेक्स्ट में गौतम बुद्धा ने जो जिस वे में और जिस मैनर में जो सब उनके जो स्पीच डिलीवर किए थे, मीन्स रैंकिंग वाइज, ये सब इसमें रैंकिंग वाइज ही मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट इज द विनया पिटका, डिसिप्लिन बास्केट। विनया पिटका में रूल्स एंड रेगुलेशंस ये सब है। दिस कंटेन्स monks एंड nuns ऑफ द मोनास्टिक ऑर्डर और संघ। इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा गया है जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड नन्स है उनके
और संघास के जो बुद्धिस्ट मंक्स एंड नन्स है उनके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस इसमें लिखा गया है. इट इंक्लूड्स द प्रतिमुखा, अ लिस्ट ऑफ रॉन्ग डूइंग्स अगेंस्ट मोनास्टिक डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट्स फॉर दिस. प्रतिमुखा में क्या है? प्रतिमुखा में लिखा गया है कि जो मोनास्टिक डिसिपल्स मीन्स जो मॉन्क्स एंड नन्स है उनके जो रॉन्ग डूइंग्स है उसका लिस्ट दिया हुआ है एंड उसके लिए जो पनिशमेंट होगा वो भी उसमें लिखा गया है. विनय टेक्स्ट ऑल्सो इंक्लूड डॉक्ट्रिनल एक्सपोजिशंस, रिचुअल टेक्स्ट, बायोग्राफिकल स्टोरीज एंड सम एलिमेंट्स ऑफ जातकास और बर्थ स्टोरीज. इसमें क्या क्या है? इसमें डॉक्ट्रिन एक्सपोजिशंस है, रिचुअल टेक्स्ट, उनके जो रिचुअल होते थे उसके लिए टेक्स्ट है, बायोग्राफिकल स्टोरीज है एंड कुछ एलिमेंट्स है जातकास और गौतम बुद्ध के जो बर्थ स्टोरीज है उसको जातकास बोलते हैं, उसका भी कुछ एलिमेंट्स इसमें है. एंड द लास्ट वन इज द अभिधम्मा पिटका, द बास्केट ऑफ हायर टीचिंग्स. अभिधम्मा पिटका में गौतम बुद्ध का जो टीचिंग्स है वो सब इसमें है. दिस कंटेन्स अ थॉरो स्टडी एंड सिस्टमाइजेशन ऑफ टीचिंग्स ऑफ सुत्ता पिटका थ्रू समरीज, क्वेश्चंस एंड आंसर एंड लिस्ट्स. जो सुत्ता पिटका में लिखा गया है उसको लेके एक समरी, क्वेश्चंस, आंसर लिस्ट करके शॉर्ट नोट बना के एक थॉरो स्टडी एंड सिस्टमाइज टीचिंग के हिसाब से ये अभिधम्मा पिटका बनाया गया है. ये मेनली सुत्ता पिटका के जो सेइंग्स और डायलॉग्स जो गौतम बुद्ध ने दिया था उसके समरीज, क्वेश्चंस, आंसर लिस्ट ये सब इसमें है.